हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 एंड कर दिया भैया। अरे भैया खलास, खत्म, फिनिश, टाटा बाय, गया, खत्म, है ना। ये हमने अपना नेक्स्ट पार्ट लाया है न्यूमेरिकल, जो हम एनसीईआरटी कर रहे थे उसका। ठीक है, मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन खुद ट्राई करना, कमेंट में मुझे बताना आंसर क्या है, लेकिन ठीक है आपने शायद नहीं किया होगा। तो हम आ गए हैं वापस इस क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करेंगे यहां से हमारे बचे हुए क्वेश्चन, उसको करेंगे ध्वस्त। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। एज शोन इन फिगर द टू साइड्स ऑफ अ स्टेप लैडर, दो लैडर है भाई, स्टेप लैडर है, दो लैडर है ना, एक BA और एक CA से टिका के रख दिए। ठीक है ना, 1.6 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी है भाई? 1.6 मीटर लॉन्ग है ना। लो भाई लिख देता हूं यहां पे 1.6 मीटर लॉन्ग दोनों, है ना। एंड हिंज्ड एट पॉइंट ए, यहां से हिंज कर दिया है, ऐसे लेडर को लगा के उसमें ऐसे पिन डाल दिया, हिंज कर दिया ऐसे कैची जैसे, है ना। ठीक है, अ रोप DE, ये DE रोप है बाबा, इसको बांध दिया है, 0.5 मीटर की है। कितनी लंबी है भाई? ये है 0.5 मीटर की रोप। ठीक है, हाफ वे अप बांधा है, मतलब ये जो पॉइंट D है ये AB का मिड पॉइंट है, यानी कि दिमाग लगाया जाए तो ये हो जाएगा कितना? 0.8 मीटर, आधा। हाँ कि ना? हाँ सर। अ वेट 40 kg, ये वेट जो है 40 kg का लटका दिया गया है, इस सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट F 1.2 मीटर फ्रॉम B से F की दूरी कितनी दे दी गई भाई? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर, इसका क्या मतलब है कि F से A तक की दूरी कितनी हो गई? 0.4 मीटर। नहीं, अरे हाँ भाई, B से F तक की दूरी 1.2 मीटर, तो F से A तक की कितनी हो गई? 0.4 मीटर। मतलब F भी क्या है? AD का मिड पॉइंट है, लिखा ही हुआ है। चलो, नहीं लिखा तो नहीं है, यहां से 1.2 बताया था, उससे हमने पकड़ लिया। अज्यूमिंग द फ्लोर टू बी फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द लैडर, लैडर का वेट नहीं मानना है आपको, फ्रिक्शनलेस मानना है सरफेस को। अज्यूमिंग द फ्लोर टू बी फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द लैडर, फाइंड द टेंशन इन द रोप। बाबा यहां पर रोप में आएंगी टेंशन, क्या आने वाली है? रोप में टेंशन आने वाली है, वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द लैडर, मतलब यहां से जो फ्लोर है ये B पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा NB, और ये पॉइंट C है, फ्लोर इस पर लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन NC। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो वो बोल रहा है आप NB निकालो, NC निकालो और टेंशन इन द रोप निकालो। ठीक, और हिंट भी दे रहा है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच साइड ऑफ द लैडर सेपरेटली। अगर आप सेपरेटली लगाओगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखो ये जगह थोड़ी छोटी सी है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने बना लिया है बड़ा डायग्राम। ठीक है, आइए यहाँ पर हम समझते हैं चीजों को। देखिए, आप अगर देखो तो यहां से यहां तक की दूरी आपको दी गई है 0.5 मीटर। हाँ, मैं लिख लेता हूं फटाफट। ठीक, ये कितना है भाई? D से F तक की दूरी कितनी है? 0.4 मीटर। 0.4 मीटर। F से A तक की दूरी कितनी है भाई? 0.4 मीटर। ठीक है, और B से लेके D तक की दूरी कितनी है? 0.8 मीटर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो B से C तक की दूरी आपको दी थी क्या? B से C तक की दूरी आपको दी है क्या? नहीं दी है। ठीक है, चलो, तो देखो यार, अगर सिमिलर ट्राइंगल लगाएं हम, किसमें? ADE और ABC में सिमिलर ट्राइंगल लगाएं। क्या सिमिलर ट्राइंगल लगाएं हम? ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नहीं देखते हैं इन ट्राइंगल, ऐसा लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, है ना। सिमिलर ट्राइंगल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। ठीक है, दिस इंप्लाइज AD की वैल्यू है 0.4, AB की वैल्यू है 1.6, 0.4 एंड 1.6, सही लिखा क्या? 1.6 एंड 0.4, AD की वैल्यू 0.8 है बाबा, है ना, 0.8 है। चलिए, DE कितना है? DE है 0.5, BC आपको निकालना है भाई। ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट को पॉइंट से मार दो, 8 दूनी 16। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, हो गया। चलो, ये कितना हो जाएगा? BC की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। कितना हो गया भाई? BC कितना आ गया? 1 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो, ये पहला पार्ट हमने यहां पर उड़ा दिया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आइए, आपको NB, NC और टेंशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टेंशन भी बना दूं जरा मैं फटाक से। दिस इज दी टेंशन, ये है टेंशन रूप में, है ना।
आओ जरा देखते हैं यार। आप देखो, अगर मैं इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाऊं, है ना, क्या लगाऊं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो रहने दो। तो हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन में भी तो कोई फोर्स नहीं है तो उसको रहने दो, हटा दो भाई। ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0। तो वो कितना है भाई, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक नीचे की तरफ W लग रहा है। ठीक है, चलो तो लिखते हैं, पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से हमारी NB प्लस NC इज इक्वल्स टू NB प्लस NC इज इक्वल्स टू W। ठीक, चलिए W की वैल्यू दी गई है क्या हमें, 40 kg, ठीक है ना, W की वैल्यू 40 kg है, मैं लिख लेता हूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। W की वैल्यू आपको 40 kg दी गई है। चलिए पहली इक्वेशन, दो अननोन है भाई अभी तो, एक ये अननोन एक ये अननोन, तो आपको एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। हम जानते हैं कि ये क्या है भाई, हिंज है, ये क्या है, हिंज है, और हिंज के अबाउट टॉर्क 0 करना है। हिंज के अबाउट टॉर्क 0 होता है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था भाई कि हिंज मोमेंट का रिएक्शन नहीं देता बाबा। हिंज में अगर आप इस पे, ये हिंज है, इस पॉइंट, इस पेन को अगर आप मारोगे फोर्स से तो ये घूम जाएगा, ये घूमने से रुकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। तो हिंज कभी टॉर्क को रोकता नहीं है, घूमने देता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाउ एट ए शुड बी 0, शुड बी 0, क्योंकि हमको दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। एक इक्वेशन ये हमारी आ गई, दूसरी इक्वेशन और हमको चाहिए NB NC निकालने के लिए। टाउ ए शुड बी 0, है ना। चलिए तो हम निकालते हैं भाई, ए पॉइंट के अबाउट हमको क्या करना है, सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 करना है। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो ये फोर्स है, एक तो ये फोर्स है कि नहीं है, हाँ सर एक यही है, एकदम सही कहा आपने। चलो तो हम बनाते हैं अपनी इक्वेशन, NB का ये टॉर्क बनेगा इस पॉइंट के अबाउट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है ना। ये है फोर्स, ये है डिस्टेंस, तो बना रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क। तो मैं इसको ले लूँ माइनस, माइनस लगा दूँ क्लॉकवाइज में, चलो माइनस लगा दिया, माइनस NB इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये पूरा 1 मीटर है तो ये कितना होगा बाबा, ये होगा 0.5 मीटर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर। चलो तो NB इंटू 0.5। चलो दूसरा फोर्स है NC की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कितना होगा भाई, 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नहीं आएगा तो उसमें आधा आधा मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल में फिर सिमिलर ट्राइंगल लगा दो, आ जाएगा। ठीक है, चलो प्लस एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस ले रहा हूँ, NB इंटू NC है ये, NC इंटू 0.5। चलो एक ये फोर्स हो गया, एक ये फोर्स हो गया। इसके अलावा और कोई फोर्स है जो टॉर्क बनाएगा, हाँ सर ये W जो है ना, ये भी तो टॉर्क बनाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन W किस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होकर टॉर्क बनाएगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा, हाँ सर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। हमको पता ही नहीं है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो देखो ध्यान से मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक ट्राइंगल है AFO, है ना, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम O है। एक ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं AFO या AOF, in triangle AOF, in triangle AOF and triangle AO dash D, है ना, ट्राइंगल AO dash D। आप अगर चाहो तो सिंपल दिमाग लगा के भी कर सकते हो भाई कि ये 1 था तो ये आधा हो गया, ये 0.5 था तो ये 0.5 का आधा हो जाएगा और ये 0.5 के आधे का आधा हो जाएगा। मतलब ये आना चाहिए 0.5/4। क्या आना चाहिए, 0.5/4। ये मैथ्स है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 0.125 वैल्यू आनी चाहिए इसकी। सिमिलर ट्राइंगल से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इन ट्राइंगल AOF मैं लगा रहा हूं इसकी वैल्यू AF/AD, है ना, AF/AD इज इक्वल टू AF/AD इज इक्वल टू FO/DO डैश, FO/DO डैश, FO/DO डैश। ठीक है, AF की वैल्यू है 0.4, AD की वैल्यू है 0.8, तो 0.4/0.8 इज इक्वल्स टू FO। व्हाट इज FO? FO हमको निकालना है बाबा, FO तो हमें चाहिए है DO डैशेस, DO डैशेस 0.5/2, 0.5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाया, 4 2 ज़ा 8, 1/2 2 ऊपर, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो FO की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8, यानी कि देखो 0.125 आ गई, यानी कि ये 0.5/4 के भी बराबर है, ध्यान रखना। ठीक है, जो मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि ये 1 था, ये उसका आधा था, ये उसका आधा था, तो इसके आधे का आधा होगा। ठीक है ना, ये
एक का आधा 0.5, 0.5 का आधा होगा ये और उसका आधा होगा ये, तो 0.5 का 4th टाइम्स होना चाहिए था ये, वही आ रहा है, देख लो अब, ठीक है। तो चलिए ये आपने निकाल लिया, मैं इसको यहाँ पुट कर दूं भाई, जो हम टॉर्क निकाल रहे थे, पुट कर दूं, हाँ सर। तो ये कैसा टॉर्क बनाएगा, ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी कर देता हूँ पॉजिटिव, है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो बनाएगा ना, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो W इंटू 0.125 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, पक्का, हाँ सर पक्का, है ना। ये आ गई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई है। ये एक इक्वेशन बनाई है मैंने बाबा, ध्यान से देखो, एक इक्वेशन है ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है आपके पास। इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप NB और NC निकाल सकते हो, ठीक, क्या निकाल सकते हो, NB और NC निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो NB और NC की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ें, नोट डाउन कर लो आप इसको, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ओके ओके ओके, चलो, हाँ 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 जादू भरी, यही मिटा देता हूँ यार, कौन वहाँ जाए दूसरा पेज बनाने फिर पलट के देखे, हैं कौन इतनी मेहनत करेगा फालतू की। चलो भाई, तो ये हो जाएगा कितना, -NB/2 प्लस NC/2 -NB/2 प्लस NC/2, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो हो जाएगा -W/8, ठीक है, सही किया कि नहीं किया मैंने, ये कट गया, चलो आ गया, माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा NB माइनस NC इज इक्वल्स टू W/4, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4NB माइनस 4NC इज इक्वल्स टू W, ठीक है ना। एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब हम इक्वेशन का यूज करते हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, NB प्लस NC इज इक्वल्स टू W, ठीक है। चलो भाई इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, क्या करें भाई, किसको एलिमिनेट कर दें, हम एलिमिनेट कर देते हैं इसको, NC को, ठीक है ना। तो चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4NB माइनस 4NC इज इक्वल्स टू W, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4NB प्लस 4NC इज इक्वल्स टू 4W, है ना, ऐड कर दें, सीधा सीधा ऐड कर दें, ये कट जाएगा, बचेगा 4 4 8 NB इज इक्वल्स टू 4 और 1 5W, ठीक। NB इज इक्वल्स टू 5 इंटू W की वैल्यू कितनी थी भाई, 40 kg डिवाइडेड बाय 8, है ना, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 5 5 25 kg, है ना। इसको 4 से तो न्यूटन में चाहिए होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 25, 25 इंटू 10 इज 250 न्यूटन, ठीक है। तो NB की वैल्यू कितनी आ गई भाई, NB आ गया आपका 250 न्यूटन। अरे हाँ कि ना, हाँ 25 kg आया था, 5 5 25 25 kg आया था, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 40, तो NB कितना आया आपका 25 kg, NC आपको निकालना है, W है 40, तो NC कितना आ गया, 40 माइनस 25 इज 15 kg, इसको न्यूटन में चेंज करो तो 150 न्यूटन, कितना आ जाएगा 150 न्यूटन, ये आ गई आपकी NC की वैल्यू, NC इज 150 न्यूटन। क्लियर है, तो आपको ये पता चल गया कि ग्राउंड ने सरफेस ने कितना इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया, कितना रिएक्शन प्रोवाइड कराया हमारी लैडर को, ठीक है। हाँ सर, और क्या बोला है भाई उसने, और ये बोला है कि सर आप टॉर्क भी पता करो, रिमाइंड मी टुमारो, भाई तुम मुझे कल बताना, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं बताना चाहता तो हम यही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो ये बोल रहा हूं मैं कि उसने हमसे ये भी पूछा है कि टॉर्क बताओ, क्या बताओ, टॉर्क बताओ, तो टॉर्क बता देंगे भाई, कोई दिक्कत है टॉर्क बताने में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है टॉर्क बताने में। देखिए उसने हमको हिंट दी हुई थी क्वेश्चन में कि आप अलग अलग वैल्यूज निकालने के लिए इक्विलिब्रियम अलग अलग लगाएं, ठीक है ना। तो अभी हमने फोर्सेस निकालने के लिए इक्विलिब्रियम लगा दिया था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब हमको टॉर्क निकालना होगा ना, तो टॉर्क निकालने के लिए हम इस लैडर को, किसी भी एक लैडर को, या तो ये लैडर ले लो या ये लैडर ले लो, इसका टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ से हिंज है, यहाँ से हमारी लैडर घूमनी नहीं चाहिए, 0 टॉर्क आना चाहिए इधर, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, हम कर देते हैं फाइंडिंग टेंशन इन द रोप, है ना, कंसीडरिंग टॉर्क अबाउट ए शुड बी 0, ठीक है ना। इन लैडर कौन से लैडर में देख रहे हैं भाई, हम ये देख रहे हैं
कौन से लेटर में देख रहे हैं भैया 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 भैया, कौन से लेटर में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं AC लेटर में, ठीक है। चलो लेटर AC। अब देखो AC लेटर की बात हुई है तो ये है आपकी AC लेटर, मैं यही बना देता हूँ, है ना। ये है आपकी AC लेटर, यह है A पॉइंट, यह है C पॉइंट, है ना। और ये है यहाँ पर आपकी रोप, जिससे क्या लग रहा है भाई? टेंशन लग रही है। यह है रोप E पॉइंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लग रहा है एक फोर्स NC, जिसकी आपने वैल्यू निकाल ली है 150 न्यूटन, ठीक है ना। हमको यहाँ पर पॉइंट हिंज्ड है तो हमको इस A पॉइंट के अबाउट क्या करना है? टॉर्क 0 करना है, ठीक है। तो आप देखो, एक तो टॉर्क बनाएगा ये फोर्स इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, है ना, और एक बनाएगा ये फोर्स इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। देखो ये है आपका फोर्स, ये है आपका फोर्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर ये है आपका फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखो एक टॉर्क बन रहा है ऐसा, एक टॉर्क बन रहा है ऐसा, ये दोनों मिलकर क्या होंगे? पॉइंट A पर 0 होने वाले हैं, ठीक है। करूँ मैं इसको 0? आ जाओ। तो टॉर्क एट A इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज T इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये तो नहीं पता, T इंटू R बोल देता हूँ मैं, इसको निकाल लेंगे। चलो T इंटू R, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, इसको माइनस कर लो, प्लस ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो 150 इंटू ये डिस्टेंस, ये कितनी थी? 0.5, कितनी थी भाई? 0.5 इज इक्वल्स टू 0। आपको टेंशन निकालनी है, लेकिन भाई ये भी अननोन है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये वाली, A से लेके O तक की। मैं बताऊं, कलर दूसरा करूं इसका, ये देखो हरे कलर से कर रहा हूं मैं इसको, ये देखो ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक है। ये A से लेके O डैश तक की हमको डिस्टेंस चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये कितना होगा, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए मुझे चाहिए भाई, देखो अगर ये एंगल भी आ जाएगा तो ये एंगल भी सेम होगा। ये एंगल आप निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये डिस्टेंस कितनी है? 0.5। ये डिस्टेंस कितनी है? 0.5 मीटर। हाँ सर ये 0.5 है। ओके ओके, और ये कितना है? ये है 1.6। 0.5 एंड 1.6। तो चलो लगा देते हैं इस इन ट्राइंगल ए, इसको नाम क्या दे दूं? उसको नाम दे दूं मैं Q। इन ट्राइंगल AQB, है ना। चलो इन ट्राइंगल AQB हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, उसकी मेहनत कर रहे हैं भाई। इन ट्राइंगल, अच्छा ये दिखेगा नहीं कलर, ठीक है, ये है AO डैश। इन ट्राइंगल AQC, इन ट्राइंगल AQC, ट्राइंगल सही लिया मैंने, AQB, इन ट्राइंगल AQB cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 0.5, हाइपोटेनियस कितना है? 1.6। पॉइंट हटाओगे 5/16 आ जाएगा। इससे थीटा की वैल्यू आएगी 72.8 डिग्री समथिंग। कितनी आएगी? 72.8 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर कोई परेशानी नहीं। तो जैसे ही आपके पास थीटा आ गया 72.8 डिग्री, तो आप देखो आपके पास ये वैल्यू आ गई है 72.8 डिग्री। इससे आप नहीं निकाल सकते क्या AO डैश की वैल्यू कितनी होगी? नहीं निकाल सकते क्या बाबा? AD आपको पता है 0.8, एंगल आपको पता है, आप AO डैश नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, आपको हाइपोटेनियस पता है, तो लगाओ साइन थीटा। साइन 72.8 डिग्री इज इक्वल्स टू AO डैश अपॉन AD, AO डैश अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। AD इज 0.8, कितनी वैल्यू आ जाएगी? साइन 72.8 डिग्री इंटू 0.8, ठीक। इससे आपको AO डैश की वैल्यू मिल जाएगी, साइन 72.8 इंटू 0.8। चलो ये आ गई आपकी वैल्यू। तो माइनस T इंटू साइन 72.8 डिग्री इंटू 0.8 प्लस 150 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? T की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। टेंशन आ गया आपका, आपके नॉर्मल रिएक्शन आ गए, सब कुछ आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, हमने ध्वस्त कर दिया। हाँ थोड़ा बड़ा था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, लेकिन लेंदी था, मैं ये बोलूँगा लेंदी था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगर इसमें आप दिमाग लगा लोगे थोड़ा सा ही तो आपसे क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना। हाँ सर ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कहाँ चलेगा कीबोर्ड? चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। अ मैन स्टैंड्स ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म
विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली होल्डिंग अ 5 kg वेट इन ईच हैंड। अच्छा 5 kg वेट इन ईच हैंड, 5 kg इस हैंड में, 5 kg इस हैंड में। द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये आपको एन दिया हुआ है 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व हमारा तब भी हो ही जाता है, आपको भी पता है। आ जाओ 30 revolutions per minute. The man then brings his arm close to his body with the distance of each weight from the axis changing from 90 centimeter to 20 centimeter. पहले ऐसे था, हाथ दूर रखा 5 kg, 5 kg इस हाथ में, 5 kg इस हाथ में, वो एक प्लेटफॉर्म पे, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठ गया, घूमने लगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ क्या कर लिया, पास में ले आया, है ना। कहाँ से कहाँ ले आया भाई, 90 सेंटीमीटर के रेडियस से वो 20 सेंटीमीटर के रेडियस पे लाया। ठीक है, चलो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म में बी टेकन टू बी कांस्टेंट इक्वल टू 7.6। चलो तो आई दिया है आपको, मैन प्लस प्लेटफॉर्म का कितना, 7.6 kg मीटर स्क्वायर। व्हाट इज हिज न्यू एंगुलर स्पीड। यार देखो हमको पता है इस केस में जब आदमी किसी प्लेटफॉर्म पे बैठेगा, देखो ना ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी आदमी को बैठा दूं, है ना, खुश है वो बहुत, ऐसे बैठ गया वो, उसके हाथ बाहर है ना, ऐसे हाथ बाहर है इसके, ठीक है, और वो घूम रहा है, हाथ बाहर अंदर बाहर अंदर। जब वो करेगा, क्या उस पर बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, क्या बाहर से कोई टॉर्क आ रहा है, क्या नहीं, बाहर से कोई टॉर्क नहीं आ रहा। तो जब बाहर से कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ये बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ, है ना। तो आपको पता है कि भाई जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। इसके लिए आपको I1 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा, ω1 आपको गिवन है, ω2 आपका निकल आएगा, हाँ कि ना, हाँ। तो चलो हम I पे काम करते हैं, है ना। पहले आपको दिया हुआ है कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आदमी का और जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठा है उसका मिलाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी तो सोचो कि उसके हाथ में वेट भी तो है, तो आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं I1 इज इक्वल्स टू ये 7.6 टोटल जो निकालना है, मतलब I मैन प्लस प्लेटफॉर्म प्लस जो उसने वेट पकड़ा हुआ है mr², उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 5 kg का, है ना, और दोनों हाथ में है, 5 kg का है इस हाथ में और इस हाथ में, तो 2 हो जाएगा ट्वाइस, तो 2 टाइम्स ऑफ mr²। दिस एम्प्लाइज I1 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 7.6 प्लस ट्वाइस ऑफ 5 kg इंटू कितना रेडियस है, पहले 90 सेंटीमीटर का है ना, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, 0.90 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इससे आपका क्या निकल आएगा, I1 निकल आएगा। I1 आपका आ गया तो बस I2 की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो I1 आपका आना चाहिए 15.7 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। बाबा कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं सर, क्यों होगी, इतनी सी तो बात है सर, इसमें हम क्या परेशान होंगे। अब हमको I2 निकालना है, I2 के लिए भी सेम वही IM प्लस P प्लस ट्वाइस ऑफ mr²। ठीक, तो I2 इज इक्वल्स टू ये कितना है, 7.6 प्लस ट्वाइस ऑफ 5। अब रेडियस कितना हो गया, 90 से उतर कर 20 आ गया है, तो 0.20 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है पहले, बिल्कुल कराया, जाकर देखिएगा। ठीक है, लेक्चर में आप जाकर देखिएगा, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका I2 निकल कर आ जाएगा 8 kg मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। I1 आ गया, I2 आ गया, ओमेगा आपको दिया हुआ है, ये ओमेगा नहीं है वैसे n है, n से आप ओमेगा निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है, कांस्टेंट रहता है, 2π/60 वो कट जाता है, इसलिए आप सीधे वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ करते हैं। 15.6 I1 है इंटू ω1 कितना 30 इज इक्वल टू I2 कितना है, I2 है 8 इंटू ω2। ठीक है, अगर मैं इसको 16 50 से ω2 निकालने की कोशिश करें तो ω2 निकल कर आना चाहिए ऑलमोस्ट 59 रेवोल्यूशंस पर मिनट, है ना, 58 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं इसको 59 ले रहा हूँ। प्रोसेस एकदम सही है, प्रोसीजर एकदम सही है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका एकदम परफेक्ट ढिंचैक आ जाएगा, है ना। सेल्फी मैंने ले लिया आज, सेल्फी मैंने ले लिया आज, ये ढिंचैक जो मेरे मुंह से निकला ना, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो ठीक है, अरे जट दी क्वीन बड़ी मीन निकली, पट होड़ी रोड़े दी जमीन निकली, अरे चट दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या आपकी आंखों के सामने? हाँ सर आ गया है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, वाह यार बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं भाई, आ जाओ। A bullet of mass 10 ग्राम and speed of 500 मीटर पर सेकेंड is fired into a door। लो भैया, पहले तो आप बनाओ एक डोर। ये डोर डोर के धागे मेरी उंगलियों से जा उलझे। सर डोर डोर नहीं है, मोह मोह है। अरे यार तुम लोग ना मेरी बात पकड़ लेते हो। ये अरे ओहो, मेरी ड्राइंग स्किल्स पे जब ये नज़र लगने लगती है ना किसी की, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, अरे जट दी क्वीन बड़ी मीन निकली। कैसा लग रहा है दरवाज़ा, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ आ जाओ, थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाने का आप वो दे दो, है ना, टाइम दे दो, फिर मैं आपको देखो कितना शानदार समझाऊंगा, है ना। गाना वाना गा लिया करो यार। मेरा एक दोस्त था, जब वो पढ़ता था ना, जैसे पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते जैसे उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, बहुत देर से लगा हुआ है लेकिन उसको कोई समझ नहीं, ऐसी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो उठता था वहीं पे जहाँ पढ़ रहा है वहीं उठता था और वहीं नाचने लगता था। किताब के सामने ऐसे घूम घूम के नाचता था और फिर बैठ जाता था। और बैठ के जब पढ़ता था ना वो चीज़ उसको समझ में आ जाती थी यार, सही बता रहा हूँ ये। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही होता होगा, तो मैं भी ऐसे ही करने लगा। जब मैं कभी पढ़ता हूँ और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, मैं वहाँ से उठता हूँ, नाचता हूँ उधर उधर उधर, हाथ पैर उठा के बढ़िया, और तुरंत बैठता हूँ और वापस समझ में आ जाता है। आप भी करके देखना, आप भी करके देखना, है ना। चलो तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, याद आ गया मुझे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही शानदार दिन है। आपका दिन कैसा है भाई आज? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रीइंकारनेशन हो गया है मेरा, है। ये क्या होता है सर रीइंकारनेशन? रीइंकारनेशन मतलब होता है पुनर्जन्म। ठीक है सर। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, अब बुलेट फायर करेंगे भाई, कोई नहीं रोकेगा, अब बुलेट फायर करेंगे। चलो बुलेट बना दूं? हाँ सर बुलेट बना दूं। अरे सर बुलेट, अच्छा वो तो बुल्ट है, बुलेट तो ये होती है ना। मास 10 ग्राम, 10 ग्राम की हमने क्या कर दी भाई, फायर कर दी। ये गई बढ़ करके पड़ी हमारे किस पे, दरवाजे पे। और दरवाजे पे जैसे ही पड़ी तो क्या होगा, घूम जाएगा दरवाजा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे घूम जाएगा सर, बिल्कुल घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। स्पीड कितनी है भाई? स्पीड आपको दी है 500 मीटर पर सेकेंड की, 500 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है। फायर्ड इनटू अ डोर एंड गेट्स एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब फंस जाती है, जाके दीवार में टकराएगी और दीवार बोल रहा हूँ, दरवाजे में टकराएगी और दरवाजे में ही क्या कर जाएगी, एम्बेड हो जाएगी, फंस जाएगी। एट द सेंटर ऑफ द डोर मतलब ये डोर के सेंटर पे जाकर एम्बेड हुई है। ओके। द डोर इज 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड है भाई, जो आपका डोर है वो 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर वाइड है और 12 kg का है, 12 kg का है। कैपिटल एम आपको कितना दिया हुआ है, 12 kg दिया हुआ है। ठीक है। इट इज हिंज्ड एट वन एंड एंड रोटेट्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस प्रैक्टिकली विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। Find the angular speed of the door just after the bullet embeds into it. The moment of inertia of the door about the vertical axis is at one end is ml square by 3 आपको दे दिया है। ठीक, तो खुद सोचो यार क्या होगा, बुलेट आएगी यहाँ टकराएगी, फंस जाएगी और इस डोर को घुमा देगी, हाँ कि ना? हाँ सर यही तो होने वाला है, और क्या होगा? अगर मैं बुलेट और दरवाजे को सिस्टम मान लूँ, अगर ये बुलेट और दरवाज़ा हमारा सिस्टम है, तो मुझे ये बताओ कि क्या इस पे बाहर से कोई टॉर्क आया है क्या? नेट एक्सटर्नल टॉर्क है क्या? नहीं सर, कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0। नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है भाई इस सिस्टम पर? 0 है। अबाउट विच एक्सिस? अबाउट दिस वाई वाई एक्सिस। वाई वाई एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? 0 है इस सिस्टम के लिए। तो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड होना चाहिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इस बुलेट का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? इस बुलेट का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? आप बोलोगे सर नहीं पता, सर हमको तो ये सब पता ही नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो मैं बोलूँगा एक झापड़ मारना चाहिए मुझे अपने आप को, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो सर हमको ये पता है कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है LI, है ना सर, वो होता है mv इंटू आर परपेंडिकुलर। बस इतना पता है सर, इतना मुझसे जान लो और मुझे जाने दो सर, मुझे नहीं पता सर, माफ कर दो। तो मैंने कहा भाई तुमको पता तो है, तुमको mv दिख रहा है, यहाँ बुलेट के पास mv दिख रहा है? हाँ सर mv दिख रहा है, बुलेट जा रही है इस mv के साथ, हाँ सर दिख रहा है। तो हमको वेलोसिटी से परपेंडिकुलर क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए।
तो भाई अगर वेलोसिटी ऐसे गई 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 दरवाजे पे यहाँ टच करी तो भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा क्या? क्या ये दरवाजा है जाके हिट करेगी, ये देखो हिट करी, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा क्या? हाँ सर, हाँ सर। ये आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है सर। ये मिड पॉइंट है, ये 1 मीटर वाइड है, तो ये हो जाएगा सर 0.5 मीटर। अरे मैंने कहा अरे शेर आदमी हो यार तुम तो, यार बड़े हेवी ड्राइवर निकले यार तुम तो, हैं? वाह बेटे वाह। एल आई, ये देखो एल आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? एम वी आर परपेंडिकुलर। एम आपके पास है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ केजी में चेंज कर दिया। वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड की, और रेडियस परपेंडिकुलर कितनी है? 0.5 मीटर। 0 से 0 कट गया है ना। 10⁻³ को हम नीचे करके 1000 लिख देते हैं, देखो और कुछ कट जाए तो। 1 0 तो इसी से काट दो, 1 0 इससे काट दो, ठीक। कितना बचा भाई? 25/10, 2.5। चलो तो ये आ गया एल आई इज इक्वल्स टू 25। 5 5 25/10, ठीक है। इसको आप एल एफ के बराबर कर दो। एल एफ निकाल लेता हूँ यहाँ पे मैं। एल एफ क्या होगा भाई? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जैसे ही इस पे आके बुलेट एम्बेड होगी, ये घूम जाएगा, घूमने लग जाएगा, नहीं घूमने लग जाएगा, ओमेगा आ जाएगा इसके पास, तो इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? आई ओमेगा। देखो आई 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 आई, सोना सोन परी आई, और आई ओमेगा आई ओमेगा आई आई आई, ये हो गया हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे किससे? आई ओमेगा से। कर दूं? कर दूं? हाँ सर कर दो ना, ये लो कर देता हूँ, ठीक है। 25 इज इक्वल टू आई ओमेगा। ml²/3 है इसका क्या? मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो लो भाई ml²/3 ये हो जाए। ये 25 कैसे आ गया? तो 2.5 होना चाहिए ना। हाँ, तो 2.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू है 12 kg, 12 kg इंटू 1 का स्क्वायर, हम इंटू यहाँ पर आएगा ओमेगा, ये तो आई है, ओमेगा भी तो आएगा, इज इक्वल्स टू ओमेगा। यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, और ओमेगा निकल कर आएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.625 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इट इज द आंसर, यही तो पूछा गया था। Find the angular speed of the door just after the bullet embeds into it। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया कीबोर्ड? हाँ जाओ, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 disc of moment of inertia I1 and I2 about their respective axis, normal to the disc and passing through the center and rotating with angular speeds ω1 and ω2 are brought into contact face to face। अच्छा देखो, ये एक एक्सिस बना लो, बना लो क्या, बना ली, बना लो क्या, बना ली, ये लो, एक एक्सिस है, इस पर एक डिस्क घूम रही है भाई, एक ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क क्या कर रही है भाई? घूम रही है, मान लीजिए किसी ओमेगा से घूम रही है, ω1 से, है ना। एक दूसरी डिस्क है, द टू डे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो एक दूसरी, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1 है, ठीक है ना। चलो, नॉर्मल टू द डिस्क रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ω1 and ω2 आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस एंड विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट। ठीक है भाई, एक और डिस्क ले ली हमने, एक और डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 और ओमेगा है ω2, ठीक है, क्लियर, पक्का? हाँ सर पक्का। चलो ओके ओके ओके, ये हमने बना दी हमारी डिस्क ω2, ठीक है, ये घूम रही है, बढ़िया। उसके बाद क्या होगा? ये फेस टू फेस आ गई, और फेस टू फेस आके क्या हो गया भाई? ये जुड़ गई, ठीक है, फेस टू फेस आ गई, जुड़ गई, और किसी ओमेगा से क्या करने लगी? घूमने लग गई। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम? ओमेगा क्या होगा टू डिस्क सिस्टम का? शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन द सम ऑफ द, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ भाई? आगे इसको थोड़ा छोटा फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर ये डिस्क छोटी वाली आ गई, ये देखो ये, और ये बड़ी वाली डिस्क, ये दोनों जुड़ के चलने लगी। क्या होने लगी भाई? ये दोनों जुड़ के चलने लगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ऐसे जुड़ के चले लगी। ये दो डिस्क है, दोनों आपस में चिपक गई, और इनका ओमेगा कितना हो गया भाई? अब इनका ओमेगा हो गया ω0, ये ऐसे चलने लगी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ω0 की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो हमने बोला भाई कि पहले यहाँ से आई, ये दोनों अलग अलग घूम रही थी, फिर चिपक गई और चिपक के साथ में घूमने लगी। इस पूरी प्रोसेस में आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क आया है? नहीं आया है,
बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, इसका मतलब ये है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब मुझे बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था सर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। फाइनल कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ गए, I1 I2 जुड़ गए, तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा नॉट, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा नॉट। हाँ 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 बिल्कुल सही कहा आपने। चलो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, चलो भाई चलो, हमको क्या निकालना है? हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम? यहाँ से निकाल लो ओमेगा नॉट की वैल्यू, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। आ गई? आ गई। आगे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू डिस्क सिस्टम। ठीक है भाई, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस लॉस इन एनर्जी? बाबा ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ I1 प्लस I2 इंटू इस ओमेगा का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको मैं आपको एक हिंट से सॉल्व करवा रहा हूँ बाबा, है ना, ध्यान से देना, ध्यान से देखना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्या आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है? हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास अभी आ चुकी है, और वो कितनी है? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है ना? अब क्योंकि अपॉन में I1 प्लस I2 भी है, यहाँ देखो आप, ये सीधा सीधा जुड़ेगा, ये सीधा सीधा जुड़ेगा, ये टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सॉरी, ये मैंने फाइनल लिख दिया, ये भी इनिशियल है ना, ये दोनों जुड़ेंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये फाइनल, ये सॉरी सॉरी, क्या देख रहा हूँ मैं इतने पास से, ये इनिशियल है, दोनों जुड़ी हुई है जिसमें, ठीक है ना, ये फाइनल है जिसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू ये है। ठीक है ना? अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप इसमें निकालोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास वैल्यू किस में आ जाएगी भाई? नेगेटिव में आ जाएगी। इससे आपको समझ में आएगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो चुकी है। क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है। शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन द सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज। कैसे पता चलेगा? इसको आप माइनस कर देना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल से माइनस कर देना, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना? उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी? कम थी। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर भैया, क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोर्ड कहाँ गुम जाता है बार बार। हाँ, क्वेश्चन है प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। बाबा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, है ना, ये आप देखोगे लेक्चर में तो आपको ये ऑलरेडी कंप्लीटेड मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इस चीज़ को दोबारा नहीं करने वाले। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द रिजल्ट दैट वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसमिशन, ये हम प्रूव कर चुके हैं। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर, है ना। ये चीज़ मैं आपको क्या करा चुका हूँ भाई? प्रूफ करा चुका हूँ। ठीक है, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलिए ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको हम वापस सॉल्व नहीं करेंगे। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आ गया। ये भी हम समझ चुके हैं, इसलिए हम इसको बातों बातों में क्वेश्चन को रफा दफा करते हैं। आइए, अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट की एंगुलर स्पीड से घूम रही है एक डिस्क, इस प्लेस्ड लाइटली विदाउट एनी ट्रांसलेशन पुश। यार इसको शुरू में कोई पुश नहीं दिया गया, कोई शुरुआती पुश नहीं दिया गया, इसको एज इट इज रख दिया गया है, और ना परफेक्टली फ्रिक्शनलेस स्टेबल, ये फ्रिक्शनलेस स्टेबल है। ठीक है ना, एफ की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये क्या है? फ्रिक्शनलेस स्टेबल है। The radius of the disk is r. Radius of the disk is r. What are the linear velocities of the point A, B and C? बाबा A की वेलोसिटी कितनी होगी? A की वेलोसिटी होगी सर r ओमेगा नॉट। आगे की तरफ, ठीक। C की किसकी पूछा उसने? A की, B की और C की। B की वेलोसिटी कितनी होगी? B की वेलोसिटी होगी VB इज इक्वल्स टू r ओमेगा, बट डायरेक्शन अलग होगी, डायरेक्शन अलग होगी, r ओमेगा नॉट। और C की पूछ रहा है ना,
सी की, वेयर इज द पॉइंट सी, ओके दिस इज द पॉइंट सी, तो इसकी वेलोसिटी होगी इधर और वो कितनी होगी, वी सी इज इक्वल्स टू आर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट। क्लियर, पक्का। चलो ये हमने निकाल दिया। और पूछ रहा है व्हाट विल द डिस्क रोल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। बाबा देखो इसको इनिशियली तो कोई पुश दिया नहीं गया, इनिशियली अगर कोई पुश दिया गया होता तो हम बोल देते कि भाई जिस डायरेक्शन में बताया गया उस डायरेक्शन में वो चली जाएगी क्या रोल करके। जब इनिशियल पुश नहीं है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये आगे पीछे कहीं नहीं होगी, उसी पॉइंट पर क्या करती रहेगी, रोल करती रहेगी। पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ ये क्या करती रहेगी, उसी पॉइंट पर रोल करती रहेगी, आगे पीछे नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए सर ये भी हमने कर लिया भाई क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Explain why friction is necessary to make the disc in figure roll in the direction indicated. Give the direction of frictional force at point B and the sense of frictional torque before perfect rolling begins. What is the force of friction after perfect rolling begins? देखो आपको पता है कि यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये B है, ठीक। वो पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। यार अभी ये जो सरफेस है ये रफ है, हाँ ठीक है। चलो तो हमने ये बोला कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर वो पूछेगा तो हम देखेंगे कि भाई ये रोल कर रहा है इस बी पॉइंट के पास, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है और वो है आर ओमेगा की वेलोसिटी, है ना। तो इस बी पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में आर ओमेगा की वेलोसिटी है। जिस डायरेक्शन में इस बी पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी, फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, आगे की तरफ हो जाएगी। तो देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है, आगे की तरफ है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट बी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, राइट वर्ड हो जाएगी, ठीक। चलो बिफोर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस, अब क्या होगा, धीरे धीरे इस फ्रिक्शन के कारण आपको क्या मिलने लगेगा, एक टॉर्क मिलने लगेगा, ठीक है ना। इस फ्रिक्शन के कारण आपको एक F इंटू आर का एक टॉर्क मिलने लगेगा। सही कहा कि नहीं कहा। जो क्या करेगा, जो इस ओमेगा को कम करेगा, जो इस ओमेगा नॉट को क्या करेगा, कम करेगा, और क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। कौन, ये फ्रिक्शन, है ना, ट्रांसलेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। v बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगी भाई, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओमेगा नॉट कम होता जाएगा, v बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, या v फाइनल इज इक्वल्स टू आर ओमेगा फाइनल हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद ये जो डिस्क है इसके बाद उसके पास एक v फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी और ओमेगा नॉट चेंज होकर क्या हो जाएगा, ओमेगा f हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये रिलेशन मिल जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एफ। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्योर रोलिंग हो गई है, ठीक है। तो वही वो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस। जब परफेक्ट रोलिंग बिगिन हो गई तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। देखो जब परफेक्ट रोलिंग बिगिन हो जाएगी तो इस पॉइंट के पास कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो होगी नहीं, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और जब इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसके पास कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन थोड़ी ना लगेगा। यहाँ फ्रिक्शन स्टैटिक तब लगता जब हम इसको बाहर से कोई पुश देते, इस तरीके से हम कोई पुश दे देते अगर इस डिस्क को, तो यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता जो प्योर रोलिंग को मेंटेन कराता। बट यहाँ बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं है, कोई फोर्स बाहर से नहीं लगा है, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये अपनी मेहनत से इस डिस्क को प्योर रोलिंग में लाएगा और अपनी वैल्यू जीरो करा के चुपचाप निकल जाएगा। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होता, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होता तो ये फ्रिक्शन हार नहीं मानता, फिर ये क्या करता, ये लगातार स्टैटिक फ्रिक्शन लगाता रहता। कब, जब बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगता, ठीक है, जो टॉर्क जनरेट करने में मदद करता, टेंजेंशियल फोर्स होता। बट अभी ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी जीरो आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। खत्म करूं मैं इसको, हाँ सर आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यह है भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज समझना। इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो एक एक करके चलेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यहाँ पर आपके पास एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क, ठीक है ना। मैं इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन बना रहा हूँ, है ना। इसी को हम धीरे से रिंग भी मान लेंगे, क्योंकि हम दोबारा डायग्राम क्या बनाएंगे, इसी को हम क्या मान लेंगे, धीरे से रिंग भी मान लेंगे, है ना। आप लोग तो मेरे ही बच्चे हो यार, मेरे ही दोस्त हो, है ना। जो बोलूँगा उसको मान लेना, और क्या बार बार डायग्राम। चलो
तो मैं ये बोल रहा हूँ अ सॉलिड डिस्क एंड अ रिंग बोथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कितना रेडियस दिया है भाई 10 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है, 0.10 मीटर का, आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल साइमल्टेनियसली विद द इनिशियल एंगुलर स्पीड इक्वल टू ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है कितना 10 पाई रेडियन पर सेकेंड का, ठीक। तो मान लीजिए इसके पास ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ये ओमेगा नॉट दिया है आपको इनिशियल, विच ऑफ द टू विल स्टार्ट रोल अर्लियर, इन दोनों में से डिस्क और रिंग में से कौन पहले रोलिंग स्टार्ट करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया है म्यू के 0. देखिए अब यहां पर सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास वीसी है, तो यहाँ वीसी कितना है भाई 0 है, ठीक। और इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर पीछे की तरफ क्या आएगा भाई, पीछे की तरफ वेलोसिटी आने वाली है, हाँ कि ना, पक्का, हाँ सर। तो पीछे की तरफ आने के कारण इस पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ, आगे एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी होगी भाई एम जी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ के जो है वो किसके बराबर है, म्यू के इंटू एम जी के बराबर, म्यू के इंटू एम जी के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात से नहीं सर। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि अभी शुरुआत में ये जो आपका डिस्क है, जो भी बॉडी है, हम इसको डिस्क और रिंग दोनों लेकर सॉल्व करेंगे। ये जो बॉडी है शुरुआत में इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, है ना, और इस पॉइंट पर इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है कि नहीं। अगर इसको प्योर रोलिंग में लाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो फ्रिक्शन है वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ाएगा, आगे की तरफ लेकर जाएगा ना, नहीं, अरे हाँ ना, क्या करेगा, देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करेगा, एफ के इंटू आर का, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है। टॉर्क जनरेट करने के कारण ओमेगा कम होगा, ठीक है, और यही वो फ्रिक्शन है जो इसको आगे भी लेकर जाएगा, सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेशन मोशन भी कराएगा, तो एक एक्सेलरेशन भी लेकर आएगा, है ना। तो हम ट्रांसलेशन मोशन मानकर स्टार्ट करते हैं, है ना। हम बोलेंगे एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं इसको एक्सेलरेशन, एक लीनियर एक्सेलरेशन लेकर आएगा इसमें ए, तो हम ए बोल सकते हैं किसके बराबर होगा, ए होगा एफ के अपॉन एम के बराबर, यानी कि एफ के होगा म्यू के इंटू एन डिवाइडेड बाय, इसको एम जी ही लिख देता हूँ सीधे, डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत इस बात से आपको नहीं सर, क्यों दिक्कत होगी हमको इस बात से, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, म्यू के जी, है ना, म्यू के इंटू जी, चलो बढ़िया, आ जाओ, ये ए की वैल्यू आ गई है। अब देखो हम ये जानते हैं भाई कि यहाँ पर डिस्क को भी दौड़ाना है और रिंग को भी दौड़ाना है, ठीक है ना। दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है यही, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, यही टॉर्क जनरेट करेगा एफ के इंटू आर का, हाँ पक्की बात है। और यही टॉर्क हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यहाँ पर वो एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअल में रिटार्डेशन निकल कर आएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन के वो अपोजिट है, उसको ओमेगा नॉट को धीरे धीरे करके कम करना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है ना। मैं यही बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और ओमेगा नॉट धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और ऐसा होते होते ये दोनों बराबर होंगे और प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए, है ना, फाइनल कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा एक ओमेगा एफ फाइनल कंडीशन, और इसके पास सेंटर ऑफ मास का एक वेलोसिटी आ जाएगी वी एफ की, ठीक है। हाँ सर, देखो अब जरा रोटेशनल मोशन देखते हैं, है ना। ये हमने बाय ट्रांसलेशन मोशन किया है, बाय ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है ना। चलो अब लिख रहे हैं हम बाय रोटेशनल मोशन या फॉर रोटेशनल मोशन, क्या लिखेंगे भाई, आओ हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हम जानते हैं, हाँ सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ बाय आई, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो अल्फा 1 हम अभी लिख रहे हैं किसके लिए, डिस्क के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं हम, अल्फा किसके लिए निकाल रहे हैं, डिस्क के लिए, डिस्क के लिए अल्फा 1 निकाल रहे हैं, वो क्या होगा भाई, टाउ बाय आई, ठीक है, टाउ बाय आई। अब आप यहां देखो, टाउ की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो हम इसको क्या ले लें भाई, माइनस ले लें। हाँ, टाउ की वैल्यू क्या है, एफ के इंटू आर, एफ के इंटू आर, एफ के की वैल्यू मैं सीधे से लिख दूं म्यू के एम जी, लिख दूं, हाँ सर, म्यू के एम जी इंटू आर डिवाइडेड बाय डिस्क के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाय 2,
ठीक, m से m कट गया, r से r कट गया, कितना आ रहा है 2 म्यू के mg अपॉन r, है ना। ठीक है, तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, डिस्क के लिए अल्फा 1 की वैल्यू आई है हमारी माइनस 2 म्यू के g बाय r। ठीक है, हाँ सर। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के लिए अगर यहाँ पर रिंग होती तो रिंग के लिए अल्फा कितना आता, तो रिंग के लिए अल्फा आता अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी इंटू आर, ये हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क हो गया, डिवाइडेड बाय रिंग है तो रिंग के लिए होता है एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये स्क्वायर से कटा, एम से एम कटा, कितना आया माइनस म्यू के इंटू जी अपॉन आर, माइनस म्यू के जी अपॉन आर। ठीक है, तो रिंग के लिए अल्फा 2 कितना आया माइनस म्यू के इंटू जी अपॉन आर। ठीक है, पक्का, हाँ सर। तो हमारे पास अल्फा 1 आ गया है, अल्फा 2 आ गया है। ठीक, हमको टाइम निकालना है, वो पूछ रहा है कि बताओ विच ऑफ द टू विल स्टार्ट टू रोल अर्लियर, इन दोनों में से कौन पहले रोलिंग स्टार्ट करेगा। तो हम यहीं पर अब ट्रांसलेशन मोशन के लिए एक इक्वेशन ऑफ स्पीड की इक्वेशन निकालेंगे और स्पीड की इक्वेशन लगाएंगे, और साथ ही साथ हम एंगुलर स्पीड की भी इक्वेशन लगाने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखो ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन यूज की है, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन यूज की है। ट्रांसलेशन मोशन के लिए हम वो क्या बोलते हैं अपने न्यूटन्स की इक्वेशन लगाएंगे मोशन की, हाँ कि ना, और यहाँ पर हम लगाएंगे रोटेशनल मोशन के लिए अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए आप तैयार हैं, हाँ। तो चलो मैं हटा दूँ इसको, हटा दूँ, काम की चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है, चलिए हटा देता हूँ, आइए। आओ अब देखो, फॉर ट्रांसलेशन मोशन, हम जानते हैं VF इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इक्वेशन हम लगा सकते हैं, हाँ सर। यहाँ पर आप देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है सेंटर ऑफ मास की, VF, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी थी 0, प्लस आपने अल्फा एक्सेलरेशन कितना निकाला था, एक्सेलरेशन था हमारा एफ के अपॉन एम, यानी कि म्यू के एम जी अपॉन एम से एम कट गया था तो म्यू के इंटू जी, तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी म्यू के इंटू जी इंटू टाइम टी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन पहली। ठीक है, इससे हमारे पास वी एफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू के जी टी के बराबर, है ना। अब देखो जब यहां पर आने के बाद रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि वी एफ किसके बराबर होना चाहिए, आर ओमेगा एफ के बराबर, जब यहाँ प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फॉर रोटेशनल मोशन हम दो तरीके से तोड़ रहे हैं मोशन को, ट्रांसलेशन में और रोटेशन में। ठीक है, फॉर रोटेशनल मोशन ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हाँ कि ना, हाँ सर, है ना। तो चलो फाइनल ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा भाई, वी एफ अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ आपने रख दिया वी एफ अपॉन आर इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, तो लग दिया भैया ओमेगा नॉट। ओके, चलो प्लस देखो यहां पर हम अभी किसके लिए देख रहे हैं चीजें, हम देख रहे हैं अभी डिस्क के लिए, किसके लिए, डिस्क के लिए। तो अल्फा क्या रखेंगे हम, अल्फा 1, और टाइम कितना होगा t1। मान लो डिस्क के लिए टाइम यहाँ पर 0 था और यहाँ पर टाइम कितना हो गया, t1 हो गया। दोनों के लिए, डिस्क के लिए भी टाइम t से 0 से t1 जाएगा, रिंग के लिए भी 0 से t1 जाने वाला है। ठीक है, नहीं t1 नहीं t2, अलग अलग टाइम देखेंगे ना। डिस्क के लिए टाइम 0 से t1 जाएगा और रिंग के लिए टाइम 0 से t2 जाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम होना है ना, तभी तो हमको पता चलेगा कौन सा टाइम ज़्यादा है कौन सा कम है। हाँ सर, तो चलो अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो, अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो। वी एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी है, म्यू के जी टी, कितनी है, म्यू के जी टी, यहाँ पुट कर दो, कर दें, चलो कर दो सर। तो ये हो जाएगा वी एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू के जी टी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, अल्फा 1 की वैल्यू है माइनस 2 म्यू के जी अपॉन आर, ये इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू म्यू के, अच्छा इसको टाइम t1 कर दूं,
टाइम t1 कर दूं, क्योंकि हम t1 टाइम के लिए देख रहे हैं, डिस्क के लिए हम t1 टाइम के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम मैंने क्या कर दिया, t1 कर दिया। ठीक है, चलो ओके 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 ओके, ये हो जाएगा अल्फा 1 और यहाँ पर भी एक t1 आ जाएगा, t1। चलो म्यू के जी t1 अपॉन आर प्लस 2 म्यू के जी t1 अपॉन आर, कितना हो जाएगा ये, 2 और 1 3 म्यू के जी t1 अपॉन आर। तो यहाँ से ओमेगा नॉट आ रहा है हमारा 3 म्यू के जी t1 अपॉन आर, लेकिन हमको तो t1 चाहिए ना, तो हम टाइम निकाल रहे हैं यहाँ से कि डिस्क को कितना टाइम लग रहा है। यहाँ से हमने डिस्क के लिए टाइम निकाला कि कब वो रोलिंग स्टार्ट कर रहा है, तो t1 इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, माइनस तो नहीं है, नहीं माइनस नहीं है, चलो आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू के जी, ये आ गई t1 की वैल्यू, किसके लिए, डिस्क के लिए, इसके लिए डिस्क के लिए। सिमिलरली आपको सॉल्व करना है इसको किसके लिए, रिंग के लिए। रिंग के लिए आप क्या करोगे, रिंग के लिए आप यहाँ अल्फा 1 की वैल्यू किसकी रखोगे, रिंग की रखोगे। ठीक है, रख के देख लें क्या करना है, क्या, हाँ सर कर लो। तो t1 हमारे पास आ गया है, अब हमको निकालना है क्या, t2 निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ूं, इसको सॉल्व करूं, मिटाऊं यहाँ से, हाँ सर मिटा दूं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ से हम बोलेंगे भाई रोटेशनल मोशन के लिए ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2 t2। ठीक, ओमेगा एफ क्या हो जाएगा, वी एफ अपॉन आर, इसकी वैल्यू यहीं पुट कर दूं, कितनी होगी, म्यू के इंटू जी इंटू t2 सॉरी म्यू के इंटू जी इंटू t2। अब हम t2 टाइमिंग में देख रहे हैं, रिंग के लिए टाइमिंग t2 है, हम मान रहे हैं कि t1 टाइम में आपके सॉलिड डिस्क रोलिंग चालू कर देगी, और मान रहे हैं t2 टाइम में आपकी रिंग क्या कर देगी, रोलिंग चालू कर देगी। तो यहाँ पे टी टाइम मैंने क्या रख दिया, t2 रख दिया। ठीक है, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा 2 की वैल्यू कितनी, म्यू के इंटू जी अपॉन आर इंटू t2। ठीक है, हाँ, तो ओमेगा नॉट कितना आएगा यहाँ से, ओमेगा नॉट आएगा बाबा म्यू के, ये जाएगा म्यू के जी2, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू के जी t2 अपॉन आर, 2 टाइम्स ऑफ म्यू के जी t2 अपॉन आर। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ से t2 कितना आ रहा है, आ रहा है यहाँ से t2 आर ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू के इंटू जी। ठीक है, अब आप ये बताओ t2 बड़ा है कि t1 बड़ा है, ये किसके लिए है, ये रिंग के लिए है, रिंग के लिए टाइम है। टाइम किसके लिए ज्यादा है बाबा, टाइम है रिंग के लिए ज्यादा, देखो ये अपॉन 3 है, ये अपॉन 2 है, तो हम बोल सकते हैं t2 इज ग्रेटर देन t1, t2 इज ग्रेटर देन t1, तो डिस्क विल स्टार्ट रोलिंग फर्स्ट, डिस्क विल रोल फर्स्ट। आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, पहली बार में शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन दूसरी बार में जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमको टाइम निकालना था, तो हमने ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों की मदद से क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, और वो समझ में आया हमको कि डिस्क के लिए कम है, डिस्क जल्दी रोलिंग स्टार्ट करेगा एज कंपेयर टू रिंग। ठीक है, चलो, क्योंकि हम जानते हैं बाबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम है, डिस्क का कम है, तो वो इजीली रोटेट कर सकता है ना, और रिंग का ज़्यादा है तो उसको रोटेट करने में वैसे भी थोड़ा टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा है। चलिए उसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा, करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। चलो अच्छा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए भाई, तो हमने लास्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो हमने कंप्लीटली कर दिए। एक क्वेश्चन और होगा, इंक्लाइंड प्लेन का होगा, वो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कुछ भी उसमें ऐसा खास नहीं है। तो हम यहीं पर अपने लेक्चर को करते हैं ख़त्म, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा रोलिंग यहाँ कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा रोलिंग मोशन जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है, सब कुछ, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे उसके बाहर हो, सब कुछ कवर करा दिया है। इससे बाहर रोलिंग में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको रोलिंग अच्छे समझ में आया होगा। वीडियोस आप पूरे देखिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स भी करिए, और बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं स्टार्ट करूंगा क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नया चैप्टर चालू होगा, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसको भी पढ़ने के लिए आप एकदम तैयार रहिए। ठीक है, चलिए तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।